नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हो रही है। माना यह जा रहा था कि चलते सत्र में इस पर सरकार बिल पेश करेगी। हालांकि वो मामला टल गया है। अभी सत्र 20 दिसंबर तक चलना है। क्या उससे पहले सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल लेकर आएगी? लेकिन कैबिनेट से बिल पास हो गया है। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को लेकर क्या हमारे देश में वैसी संभावनाएं हैं? देश में आजादी के बाद शुरुआती 2 दशक में चुनाव ऐसे ही होते थे, लेकिन उसके बाद समय बदला है और फिर अब हमारे देश में हर 6 महीने पर 3 महीने पर कोई ना कोई चुनाव होता है। लोकसभा चुनाव खत्म हुए, 3 महीने बाद हरियाणा के चुनाव आ गए, जम्मू कश्मीर के चुनाव आ गए। वहां से फ्री हुए तो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव आ गए। वहां से फ्री हुए तो अब दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं। दिल्ली के चुनाव के बाद बिहार के चुनाव आ जाएंगे, फिर गुजरात के चुनाव आ जाएंगे, फिर बंगाल के चुनाव आ जाएंगे। हमारे देश में चुनाव चलते रहते हैं। जब 47 पार्टियां उनसे राय ली गई तो उसमें से लगभग 30 से ज्यादा पार्टियां इसके फेवर में थी, लेकिन कई पार्टियों ने इसका विरोध किया, जिसमें वो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी शामिल थी। हरियाणा में भी इस पर खूब चर्चा हो रही है। हर नेता इस पर बयान दे रहा है। बीजेपी, क्योंकि जाहिर सी बात है केंद्र में उनकी सरकार है, वो खुलकर कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना ही चाहिए। अब इस पर कांग्रेस के विरोध के बीच में इंडियन नेशनल लोक दल ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। क्या कुछ कहा गया है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही चुनाव होने चाहिए। इससे क्योंकि पैसे का भी बहुत ज्यादा मात्रा में दुरुपयोग होता था, वेस्टेज होती थी, विकास की गति रुकती थी। और विकास की गति इसलिए रुकती थी क्योंकि हर 3-4 महीने के बाद कहीं ना कहीं चुनाव होते थे। कभी पंचायत के चुनाव, कभी नगर पालिकाओं के चुनाव, कभी विधानसभाओं के चुनाव, कभी लोकसभाओं के चुनाव, कभी और कोई चुनाव आ जाता था। तो इससे आचार संहिता के कारण विकास की गति रुकती थी, पैसा ज्यादा खर्च होता था। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये विजन है, ये स्वागत योग्य है। मैं प्रधानमंत्री जी के इस फैसले की बुरी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने वन इलेक्शन और वन नेशन वन इलेक्शन को जो मंजूरी दी है, उससे देश का खर्चा भी बचेगा, देश विकास की गति पर तेजी से आगे बढ़ेगा और आम लोगों को भी उसका, आम जन को लाभ होगा। नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या रहेंगे? होना चाहिए, जरूरी है। नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या रहेंगे? होना चाहिए, जरूरी है। नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या रहेंगे? होना चाहिए, जरूरी है। तो आपने सुना कि क्या किस तरीके से अभय चौटाला ने इसका समर्थन किया है। उधर चंद्रबाबू नायडू समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, मायावती उन्होंने भी समर्थन किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, मुख्यतः कांग्रेस, वो इसके विरोध में। उनका कहना है कि इससे सरकार निरंकुश हो जाएगी और ये जो संवैधानिक, जो लोकतंत्र का एक आधार है, उस पर एक तरह से चोट करता है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विदु रावल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से हैं और नरेश शर्मा हैं आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। आज शुरुआत जरा ओंकार सिंह जी से कर लेते हैं। ओंकार जी, क्या सोच करके, मतलब अभय चौटाला कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है, ये होना चाहिए, इसके पीछे की सोच क्या है? चुनावी सुधार की प्रक्रिया के तौर पर देख रहे हैं आप भी? ओंकार जी, आवाज नहीं आ रही, देखिए म्यूट तो नहीं है। बोलिए एक बार ओंकार। हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए सर। जी, राष्ट्रीय हित में लिया गया कोई भी कदम इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा उसका समर्थन करती है और ये भी वही कदम है। देखिए, वन नेशन वन चुनाव एक अच्छा कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें समय और धन की बचत तो होती है। इसके साथ साथ ही पूरे 5 साल इलेक्शन कमीशन के साथ साथ देश की मशीनरी, पुलिस विभाग, खुफिया तंत्र, सारा चुनाव कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते उसमें बिजी रहता है। कहीं ना कहीं भारत की स्ट्रेटजी में भी कमी आती है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, लेकिन इसकी बहुत सी दुर्भावनाएं भी हो सकती हैं। यह भी मैं बताना चाहूंगा। यह भी ठीक है कि इस तानाशाह निरंकुश हो सकता है शासन। उसका कारण यह है क्योंकि कई बार जो माहौल, जैसे लोकसभा में माहौल बना होता है, राष्ट्रीय हित में अगर कांग्रेस पीछे रह रही है, बीजेपी के पक्ष में हुआ है, तो बाकी राज्य भी उसके साथ चले जाएंगे। अब किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार है, किसी में बीजेपी की सरकार है, किसी में आम आदमी की सरकार है। ये विविधता को ये शो करती है कि जनता को अपनी राय देने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन
वन नेशन वन इलेक्शन की इस व्यवस्था में अगर सरकार अच्छे तरीके से काम करे, पूरी प्लानिंग से काम करे, जनता की भावनाओं को पर कहीं अनादर करने की कोशिश ना करे, तो एक अच्छा कदम साबित होगा। इससे देश को लाभ होगा, नुकसान नहीं होगा। आपके लेकिन पीछे अगर टैग लग दुर्भावना के जाएगा डर कि से आप आपको बीजेपी के साथ ही चलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वरुण जी। ये आप कांग्रेस को जरूर कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस वाले ये शोर मचाते थे इनेलो बीजेपी की बी टीम है। इस बार विधानसभा के चुनाव में स्पष्ट हो गया कि इनेलो ने तो कहीं बीजेपी का समर्थन नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ कैंडिडेट उतार के अपनी हवा बना के इनके उच्च नेताओं में आपसी खींचतान में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बना दी। और बीजेपी वाले बार बार यही कहते हैं तीसरी बार सरकार बन गई। ये नहीं पता आज धन्यवादी दौरा अगर मुख्यमंत्री जी जनता का करना चाहते हैं तो मैं तो ये कहूंगा धन्यवादी दौरा कांग्रेसी नेताओं का करो, उनकी बदौलत आपकी सरकार ठीक है। बन गई। अगर कांग्रेस का संगठन ठीक होता, अगर ये आपस में कटुता ना होती, वैर भाव ना आगे होता, आगे। बयानबाजी ना करते, अगर एकजुट होते, तो सरकार आज कांग्रेस की होती, हमारी तो होनी नहीं थी। आज अगर बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनी है तो ये कांग्रेस की बदौलत बनी है। ठीक। हाँ, आज मुद्दा वन नेशन वन इलेक्शन का है, हम इसका वो समर्थन भी करते इसलिए हैं कि हरियाणा क्योंकि से ऐसी राष्ट्रहित प्रतिक्रियाएं में आई हैं। ठीक है प्रोफेसर विधु रावल, हरियाणा में भी आपको समर्थन मिलता दिख रहा है। भाई अभय चौटाला एनएलडी वो कह रहे हैं कि ठीक है होना चाहिए, बहुत जरूरी है। कांग्रेस की अपनी आशंकाएं हैं, जो शासन है वो निरंकुश हो जाएगा, राज्यों के अधिकारों पर एक तरह से ये कुठाराघात है। जब बीच बीच में चुनाव होते हैं तो केंद्र की सरकार को भी लगता है कि नहीं, हमें थोड़ा सा मतलब सख्त कदम नहीं उठाने हैं। जब चुनाव ही एक बार होगा 5 साल में, फिर तो जो जीत गया वो अपनी मनमर्जी करेगा। आपको नमस्कार और आपके माध्यम से जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं सबको नमस्ते जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है जी। देखिए, कोई अगर कांग्रेसी ऐसी बात कहता है तो वो नेहरू जी की सरकार को निरंकुश सरकार बताना चाहता है। वो ये कहता है कि नेहरू जी राज्यों के अधिकारों का हनन करते थे। मुझे लगता नहीं कि कोई कांग्रेसी को जो है देश के पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री और कांग्रेस के आइडल पुरुष जो हैं उनके बारे में इस प्रकार के विचार उनके मरणोपरांत रखने चाहिए, थोड़ा बचना चाहिए वैसे। लेकिन असल मामला ये है कि कांग्रेस ने तय कर लिया और कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, जो कांग्रेस की पिछलग्गू पार्टियां हैं, उन्होंने तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी करेगी, नरेंद्र मोदी जो कुछ भी कहेंगे उसका उन्होंने विरोध करना है। किसी दिन अगर कभी नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी की कभी तारीफ कर दी तो ये कहेंगे नहीं, राहुल गांधी अच्छा आदमी नहीं है, ठीक आदमी नहीं है। इस प्रकार की बातें लग रही हैं, विरोध, और वो भी बिना कारण से। अच्छा, अच्छी बात यह है कि कम से कम कोई तर्क तो देते, कोई तर्क बताएं कि ये दिक्कतें हो जाएंगी, देश को ये नुकसान होगा। नहीं बता पा रहे हैं, बस विरोध करना चाहते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हम तो वी आर वॉकिंग द टॉक। हमने कहा कि हम करेंगे और हम कर रहे हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता है, जो अन्य सभी पार्टियों से जो है भारतीय जनता पार्टी को अलग करती है। जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं, इसलिए जनता हम पर विश्वास करती है। ओंकार जी अभी किसी और दूसरी डिबेट से आए हैं, उसी का हैंगओवर था जो उन्होंने वो धन्यवादी दौरों का ऊपर जो है बड़ा वक्तव्य दिया। खैर वो डिबेट दूसरी थी, ये विषय दूसरा है। अभी आपने ये कहा कि राष्ट्रहित में लिए गए निर्णयों का आप स्वागत करते हैं, हम भी यही अपेक्षा रखते हैं, देश की जनता भी यही अपेक्षा रखती है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोग, चाहे पक्ष चाहे विपक्ष, वो एक आवाज में राष्ट्रहित पर रहें। हाँ, ये एक सुखद बात है कि इंडियन नेशनल लोकदल ने एक अच्छा स्टैंड लिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी से ये अपेक्षा नहीं रखी पा रही, और इसलिए और गर्त में जाएंगे। देखिए अभी और स्थिति इनकी पतली होगी, क्योंकि जनता देखती है, बड़ी माइन्यूटली देखती है कि आप किन विषयों पर खड़े हैं, आप कहां पर जिद कर रहे हैं। देखो, बड़ी बात यह है वरुण जी कि ये इस देश की मांग रही है। मांग इसलिए रही है क्योंकि इसके लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ है, इसके लिए कोई ज्ञापन नहीं दिए गए, लेकिन एक अंडरलाइनिंग फैक्टर हम देखते रहे कि जब भी सरकार कोई विकास कार्य करने लगती थी तो हमेशा जो है कोड ऑफ कंडक्ट, जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो आके खड़े हो जाता था। एक राज्य में तो वरुण जी एक साल में 365 में से 243 दिन एमसीसी लगा रहा। कभी लोकसभा का चुनाव आ गया, कभी उस राज्य का चुनाव आ गया, फिर पंचायतों का कहीं ना कहीं चुनाव था, कभी निकाय का चुनाव था। तो
तो जिस राज्य में 365 में से 243 दिन एमसीसी लगा रहा हो, उसमें विकास कैसा होगा? और वरुण जी, हम तो इस देश को बहुत आगे लेकर जा रहे हैं। ये देश एक बड़ी गति में चल पड़ा है। 11 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के काम कर रहे हैं हम एक साल, 11 लाख करोड़ के। हम दुनिया के श्रेष्ठ जो मानक हैं उन पर पूरा उतर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो स्पेंडिंग हो रही है किसी दुनिया के देशों में, हम हिंदुस्तान में करके दिखा रहे हैं 11 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम। तो क्या देश चाहेगा कि ये बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ने वाला देश जो है, इसको वापस बुग्गी में ही रखा जाए? नहीं, ये देश साइकिल से निकलना चाहता है। और इसी कारण से एक के बाद एक, अब जब से ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की है, तो एक के बाद एक वरुण जी इसके समर्थन में जो है बहुत सारे और तर्क निकल कर आ रहे हैं। बहुत सारे विशेषज्ञ, देश को चाहने वाले जो लोग हैं, वो एक के बाद एक, जो शायद विधु रावल के भी ध्यान में ना हो, ऐसे ऐसे तर्क भी जो है निकाल कर लाते कि देखिए ये भी लाभ हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा और फैक्टर जो है जरूरी है, वो है इस देश का एकीकरण। देखो 70 साल हो गए थे बीच में अटल जी का, अगर वो काल अवधि को छोड़ दें तो ज्यादातर जो सरकारें रही उनका ध्यान नहीं रह गया कि भारत का एकीकरण होना चाहिए, विविधता में एकता भारत की विशेषता, ये हम पढ़ा करते थे स्कूलों में। लेकिन सरकारें उसको लागू करने में जो है बिल्कुल ठीक नहीं रही है। इसलिए भारत में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ 2014 में, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य लेकर हम जो चलेंगे। उसी नाते से वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी, जो कांग्रेस सपना देखा करती थी, हिम्मत नहीं कर पाई, प्रस्ताव देते रहे लेकिन उसके आसपास घूमते रही, ये गट्स नहीं जुटा पाए कि जीएसटी को लागू करके दिखाएं। हमने लागू करके दिखाया जीएसटी को। हमने कहा वन नेशन वन राशन कार्ड। विधु रावल अगर हरियाणा से कर्नाटक में जाए तो भी उसका वही राशन कार्ड हो, उसको तो भी वहीं पर उतना ही राशन मिले। और कोई भी व्यक्ति जो है, कोई गरीब व्यक्ति अगर अपने प्रदेश से दूसरी जगह जाए, उसको भी उसी राशन कार्ड पर मिले। हमने ये सोच भी नहीं सकते, ये चीजें इनके लिए बहुत दूर की असंभव मानते होंगे, लेकिन हमने ये करके दिखाया। नहीं वरुण जी, पूरा करने दीजिए। वन नेशन वन हेल्थ कार्ड। वरुण जी, अगर राजस्थान से आकर दिल्ली में रह रहे हैं या हरियाणा में रह रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता कुछ हो तो वो उसी हेल्थ कार्ड पर राजस्थान से लेकर हरियाणा तक, दिल्ली तक, जहां मर्जी। दिल्ली में तो खैर आम आदमी पार्टी का एक दुर्भाग्य से 2-3 महीनों का दुर्भाग्य है, लेकिन वहां पर भी आयुष्मान लग जाएगा। वन नेशन वन ग्रिड। एक देश में एक जगह पर तो इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है और एक जगह इतनी सरप्लस है। और इसी तरह से अटल जी का एक सपना रहा है कि वन नेशन वन रिवर रिजर्वायर, वो भी हम पूरा करेंगे। लेकिन ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ बढ़ता हुआ, विविधता में एकता, भारत की विशेषता की तरफ बढ़ता हुआ एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। ठीक। वेद प्रकाश विद्रोही जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा, क्योंकि हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में था कि जब वहां की एक ऐसी पार्टी जिसने काफी समय सत्ता में दिया, मुख्य विपक्षी दल रही, इंडियन नेशनल लोक दल कह रही है कि हम इसका समर्थन करते हैं, इसके मायने क्या हैं? पहला तो ये। दूसरा ये कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जैसे एक थ्योरी है कि हर 3 महीने में 5 महीने में चुनाव आ जाते हैं, शुरुआती 2 दशक ठीक रहे, उसके बाद ये परंपरा पड़ गई है, क्या वापस हम उस दौर में जा सकते हैं? सभी साथियों को नमस्कार जी। इन्हें लोग क्या कहती है क्या नहीं कहती है, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कभी वो किसी एक स्टैंड पर रहती ही नहीं है। दूसरी बात, आपकी बात शुरू करने से पहले मैं एक लाइन बोलूंगा। भाजपा के लोग जुमलेबाजी बहुत करते हैं, बोला हम जीएसटी ले आए, कांग्रेस ले आई नहीं, पर ये नहीं बताते कि विद्रोही बोलिए। देखो वरुण जी, फिर आप इन्हीं से पूछ लीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। आप कहीं बोलिए। जब हम जीएसटी लाए, इतिहास गवाह है, आप भी पत्रकार हैं, अपनी पत्रकारिता के चक्षु खोल लीजिए। किसने विरोध किया था? भाजपा ने, नरेंद्र मोदी ने। कब लाए थे आप? बिना बहुमत नहीं आ सकता था कोई बिल। कहाँ लाए? वो ड्राफ्ट कहाँ है उसका? ड्राफ्ट तो दिखाओ। फिर आप इन्हीं से बोल सुन लीजिए ना। एक सेकंड हमको बुलाया, एक सेकंड रुकिए। मैं कह रहा हूँ इस व्यक्ति को जब भी आप एफडीआई लाए थे आप, रुकिए एक मिनट रुकिए। अरे विद्रोही जी, आप मुझसे बात करिए ना, आप कमाल करते हैं, आप मेरे से बात करिए। अरे आप मुझसे बात करिए,
अरे आप उससे बात तो करिए। मैंने आपके चैनल को कह रखा क्या अरे तुम इस व्यक्ति रुकिए को बुलाओ, विद्रोही जी, तो इसको इसे व्यक्तिगत नियंत्रण ना में बनाइए रखो। प्लीज। अगर आप रावत साहब नियंत्रण प्लीज में 1 मिनट नहीं के तो मुझे रुकिएगा, मत बुलाया। उन्हें बात रखने दीजिएगा। मैं बोला नहीं क्या रुकिए 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 रुकिए, नहीं विद्रोही जी बोलिए, 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। रावत साहब आप जब तक रुकिए इनको म्यूट रुकिए, नहीं करेंगे 1 मैं नहीं मिनट बोलूंगा। रावत साहब 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, मत बोलिएगा। हाँ जी अपनी बात रखिए विद्रोही जी। देखिए वरुण जी, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अगर आप मुझे इस डिबेट में रखना चाहते हैं तो बोलिए। अगर ये मेरे बीच में बोलेगा मैं उसी अरे समय छोड़ आप के बोलिए चला ना, जाऊंगा। बोलिए, मैं प्लीज, तू मैं प्लीज नहीं अपनी पढ़ता, बात बोलिए। मैं नहीं पढ़ता तू बोलिए। में। तो आप खुद आकलन कर लीजिए, जीएसटी का जब चर्चा चली तो किसने विरोध किया? भाजपा ने, नरेंद्र मोदी ने। और नरेंद्र मोदी जब जीएसटी का बिल लाए तो उन्होंने पहले कांग्रेस को भी, ये भी नहीं ला सकते थे क्योंकि इनको पता था कांग्रेस के सहयोग के बिना नहीं आ सकता, संविधान संशोधन है। जब कांग्रेस को विश्वास में लिया, और वो पहली और आखिरी बैठक थी पिछले 10 सालों में कांग्रेस नेतृत्व की, भाजपा नेतृत्व की। आपको पता है अरुण जेटली जी और वेंकैया नायडू जी सोनिया जी के यहां से गए, उनको निमंत्रण देकर आए, उनसे बात की। प्रधानमंत्री निवास पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की और सोनिया जी की और मोदी जी की और अरुण जेटली जी की, इन 4 लोगों की बैठक हुई। और उस बैठक के अंदर सहमति बनी कि भाई हम, कांग्रेस ने कहा हम जीएसटी के विरोध में नहीं है, हम भी जीएसटी लाना चाहते थे, आप कुछ सुधार कर दो। तो कुछ सुधार उन्होंने किए, पूरे तो नहीं किए, और वो आम सहमति से पास हो गया। और तभी कांग्रेस से सहमति लेने के बाद ही वो बिल आया। हमने भी कोशिश की थी इनसे सहमति लेने की, हमको नहीं मिली। ये तो समय की बात है। अब आप आइए वन नेशन वन इलेक्शन, जो आपका मूल सवाल है। देखिए, आदर्श स्थिति एक अलग चीज होती है, व्यवहारिक स्थिति एक अलग चीज होती है। आप अगर प्रारंभ के 2 दशकों को आज से जोड़ेंगे तो दिन रात का अंतर है। वो दशक ऐसे थे जब राजनीति में नैतिकता थी, सुचिता थी, पर धीरे धीरे राजनीति किस दिशा में चली गई पूरे देश की, ये भी आपको मालूम है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब राजीव गांधी दल बदल कानून लाए तो उस समय 1/3 सदस्यों का ही प्रावधान किया था कि भाई 1/3 सदस्य चाहे तो दल बदल कर कर दूसरी पार्टी में विलय कर सकते हैं, नई पार्टी नहीं, विलय कर सकते हैं। और उस बिल के लाने के बाद 10 साल के कालखंड के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि वो ठीक है, राष्ट्रीय पार्टियों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, और वो 1/3 सदस्य जो लाए थे वो राष्ट्रीय पार्टियों के संदर्भ में लाए थे। तो अटल जी के समय और क्षेत्रीय पार्टियों पार्टियों नहीं, सुन तो लीजिए सर, वो 1/3 लाए, फिर भी दल बदल क्षेत्रीय दलों में हुआ। फिर जब अटल बिहारी जी का शासन आया तो कहा कि भाई नहीं, ये तो कामयाब नहीं हो रहा, तो उसको 2/3 किया कि भाई 2/3 लाओ, तब दल बदल में नहीं आओगे। पर 2/3 लाने के बाद भी क्षेत्रीय दल उससे आज भी प्रभावित हो रहे हैं। राष्ट्रीय दलों पर फर्क नहीं पड़ रहा, कांग्रेस पर भी फर्क नहीं पड़ा और भाजपा में भी नहीं पड़ा, पर राज्यों में फर्क पड़ा, कांग्रेस पर भी पड़ा और भाजपा में भी पड़ा। तो वो आज दल बदल का कानून कितना भोथरा हो गया है आपको अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि राजनीति धन और दौलत के ऊपर आ गई। अब मान लो, मैं राजनीति से ऊपर उठकर बात करता हूं, वन नेशन वन इलेक्शन में एक इलेक्शन में हो सकता है भाजपा को फायदा हो जाए, हो सकता है दूसरे इलेक्शन में कांग्रेस को फायदा हो जाए, क्योंकि जब एक साथ वोट होंगे तो जो लोग वोट करेंगे तो जो कांग्रेस की सरकार लाना चाहेंगे वो ज्यादातर विधानसभाओं में भी कांग्रेस को दे देंगे, जो भाजपा की सरकार लाना चाहेंगे वो भाजपा। इसका नुकसान किसको होगा? क्षेत्रीय दलों को। और इसका परिणाम क्या होगा कि संघीय ढांचा कमजोर होगा। क्योंकि संघीय ढांचा जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक भारत एक विविध देश है। भारत में आतंकवाद भी हरियाणा का क्षेत्रीय दल तो समर्थन कर रहा है ना। मुझे उसमें कुछ नहीं कह रहा, मैं, आपने मेरे सवाल पूछा, मैं अपना जवाब दे सकता हूँ, मैं लोकल का तो नहीं दे सकता ना। तो वो कमजोर कर रहे हो और उससे आतंकवाद भी बढ़ेगा, अलगाववाद भी बढ़ेगा। दूसरा व्यवहारिक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष ये है कि वर्तमान में ये सरकार केवल 2029 का चुनावी एजेंडा सेट कर रही है, बिल पास नहीं होना ये।
वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों नहीं होना? क्यों? इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। लोकसभा के अंदर 363 सदस्य चाहिए। अब इनेलो जैसे बहुत दल है जिनका एक भी सांसद नहीं है, उनके समर्थन करने न करने से क्या होता? व्यवहारिक बात का व्यवहारिकता ये है, राज्यसभा में 162 चाहिए, लोकसभा में 167, 250 हाँ, और 362 चाहिए इसके अंदर लोकसभा में, लोकसभा के अंदर। अब उस एक संविधान संशोधन में एक नियम और भी है। मान लो एक में आप पास करवा लेते हो और एक में नहीं करवाते, तो आप संयुक्त अधिवेशन बुलाकर भी पास करवा सकते हो। पर आज जो 2029 तक स्थिति है, उसमें ना तो भाजपा के पास 2/3 बहुमत लोकसभा में होना है और ना भाजपा के पास 2/3 बहुमत राज्यसभा में होना है। इसका मतलब क्या है कि ये पास ही नहीं होना। और मान लो मैं एक काल्पनिक सवाल करता हूं, एक सदन ने पास कर दिया, अगर आप दोनों का फिर कंबाइन करके भी बुलाओगे, उसके लिए भी 528 सांसद चाहिए 2/3 के लिए। तो इसलिए व्यवहारिक धरातल की वास्तविकता आज की है कि जब तक कांग्रेस इंडिया गठबंधन से ये तालमेल कर या कोई स्थिति बैठाकर, आपसी समन्वय बैठाकर कोई फैसला कर लेते हैं, तो ये बिल पास हो जाएगा, वरना ये बिल पास नहीं होने वाला। और जहां तक लास्ट बात, आप कल्पना लोग की बात मत कीजिए। अब ये जोड़ रहे हैं कि मैं चारों का जोड़ दिया। बिल क्या है? बिल भी देख लीजिए। वर्तमान जो बिल है उसमें नगर निकाय और पंचायतों के चुनाव शामिल नहीं है जी। उसमें केवल लोकसभा और विधानसभा के, और एक प्रावधान और है उसके अंदर, वो आपको सुनकर आश्चर्य होगा। वो प्रावधान ये है कि जब भी ये बिल पास हो जाएगा, तो नेक्स्ट लोकसभा का जब चुनाव होगा, उसमें राष्ट्रपति घोषित करेंगे कि अगला चुनाव 1 नेशन 1 इलेक्शन कब होगा। मान लो ये इस कार्यकाल में पास कर लेते हैं, तो 2029 में लागू नहीं होने वाला। 2029 के चुनाव के समय जब लोकसभा का चुनाव हो जाएगा और राष्ट्रपति जी का जो प्रथम अभिभाषण होगा, उसमें राष्ट्रपति घोषणा करेगी कि 2034 में ये लागू होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है? मैं एक लाइन के खत्म ही कर रहा हूं ना, कि ये कानून ही खुद कह रहा है कि 2034 से पहले तो लागू नहीं होने वाला। और दूसरी बात, अगर मान लो आम सहमति बगैर किसी तरह मान लो ये बढ़ भी जाता है, तो कोई आवश्यक नहीं है कि 2029 में जो सरकार आए और जिसकी सहमति ना हो इस कानून को लागू करने की, वो इसे लागू करेगी। चलिए, वो भी संविधान संशोधन को पढ़ सकती है। इसलिए आम सहमति बड़ी जरूरी है। नरेश भाई, ये आपने सुन लिया विस्तार से। मैं तो हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में जा रहा हूँ। वहां जब ये बात हो रही है क्षेत्रीय पार्टियां क्या कर रही है, INLD कह रही है बहुत जरूरी है, और ये बात होती है कि इस देश में हर 3 महीने में चुनाव होता है। वरुण भाई नमस्कार, आपके दर्शकों को और सभी साथी पैनलिस्ट को। अभी जो आपने 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की, उसके लिए बहुत थियोरिटिकल बातें करते हैं कि हमारे देश के ऊपर जो कर्जा है वो बढ़ चुका है इतना, उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं गया इन खर्चों के लिए। तो हमारा जो पार्टी का एक स्टैंड रहा है कि कभी भी क्या 1 MP 1 पेंशन नहीं हो सकता इस देश के अंदर, हमने करके दिखाया। क्या 1 MLA 1 पेंशन नहीं हो सकता, वो भी बीजेपी ने कभी नहीं। मोदी साहब भी कई बार की पेंशन ले रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री की पेंशन ले रहे हैं, मुख्यमंत्री की पेंशन ले रहे हैं, MLA की पेंशन ले रहे हैं। तब देश के लिए भले के लिए नहीं सोचते कि आपकी पेंशन, आपके पास तो आगे पीछे कोई है ही नहीं, आप बोलते हो कि मेरे आगे पीछे कुछ नहीं है, तो कम से कम उस पर ध्यान दीजिए। 1 नेशन के लिए फ्री एजुकेशन का सिस्टम आज तक लागू नहीं कर पाए मोदी जी। 1 नेशन के अंदर फ्री हेल्थ एजुकेशन के लिए जो बात कर रहे थे, ये आज तक कभी किसी स्टेट का, आपके यहाँ पे जो आप बता रहे हो ना कार्ड, किसी और स्टेट के अंदर नहीं चलता है वो आप कार्ड कह रहे हो कि एक स्टेट के अंदर। अरे हरियाणा के अंदर पेमेंट ही नहीं दे पाए आप, उसके बाद में कैसे? सुन लीजिए, सारी बातें करूंगा आपकी, 1 मिनट सुन लीजिए। फिर 1 नेशन 1 रोड टैक्स आज तक नहीं लेके आ पाए। आप गाड़ी बाहर निकालिए, उसके बाद अलग अलग थोड़ी सी दूरी पे जाइए, कहाँ पे 200 रुपए टैक्स होता है, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर का फॉर्मूला आप देश के अंदर ही लगा पाए, उसके लिए अलग अलग टैक्स लेते हैं। 1 नेशन 1 GST लगा पाए आप, कम से कम अलग अलग GST सिस्टम क्यों लगा रखा है देश के अंदर? उसके अंदर ये मोदी जी का कह रहे थे कि मोदी जी, और उसका जो वो भी मैं अभी प्रूफ लेके बैठा हूं, मोदी जी का बकायदा ये ट्वीट है, मैं बताता हूं आपको। 27 फरवरी 2014 को किया था ये मोदी जी ने ट्वीट, और उसका बहुत बड़ा भाषण भी दिया था इन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरना चाहिए, GST के अंदर ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, GST सक्सेस नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़े बड़े भाषण। और ये बोलते हैं कि GST को हम लेके आए। और एक और बात,
पेट्रोल के लिए क्यों देश के अंदर अलग अलग पॉलिसी है? नहीं नरेश पेट्रोल भाई, के अंदर जो चुनाव आपको सुधार एक पेट्रोल अलग कहां से मिल प्रक्रिया रहा है। सस्ता? नहीं, चुनाव सुधार एक अलग पूरा- प्रक्रिया है। सुनिए सुनिए, नहीं, ये चुनाव प्रक्रिया के अंदर ही आता है। अगर देश के अंदर नहीं कुछ भी कानून जीएसटी लागू का हो रहा है, चुनाव सुधार तो से ये कोई सब लेना भी देना बोला नहीं गया है। आपने ज्यादा विषय वरुण भाई, समाविष्ट कर दिए इसमें। भाई चुनाव सुधार एक सतत वो आर्थिक प्रक्रिया है ना। सुधार है, वो आर्थिक चुनाव सुधार सुधार के है। साथ में देश सुधार की भी बात हो रही नहीं है। नहीं नहीं तो नहीं, देश ये सुधार विषय के चुनाव लिए सुधार तो का है सुनिए, भाई। आपने सुनिए, तो उसमें सब कुछ डाल दिया, ऐसे नहीं बनेगा भाई। सब अगर कुछ नहीं अगर डाला। ईवीएम देश आई, को वीवीपैट जो आया जरूरत या है, उसमें क्या- बदला, ये क्या चुनाव आप ये सुधार की बताइए, बात वरुण है। भाई, क्या टैक्स सिस्टम नहीं सुधरना चाहिए? टैक्स सिस्टम इंप्रूव नहीं होना चाहिए? नहीं, आप ये क्या बताएं ना, आप इसके अगर फेवर चुनाव में के है या लिए- नहीं है? आपको पता है बिल्कुल फेवर में नहीं है। नहीं। आपको पता है कि जहां बीजेपी के लिए खुद देखिए कि आप, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दे अलग होते हैं, क्षेत्र के लिए अलग हैं, और आपको पता है नेशनल मुद्दे अलग है। क्योंकि 3 बार 4 बार ये खुद हार चुके हैं दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर इनका कोई वजूद नहीं है। ठीक है, हम मानते हैं कि हमारी गलतियां, ये बोलेंगे कि हरियाणा के अंदर क्या रहा, हमारी कुछ कमियां रही, जिसके साथ ठीक है। हम जो कांग्रेस के साथ, वो बातों का सवाल का जवाब भी मैं देने के बिल्कुल तैयार हूं। नहीं, और एक चीज अरे- और है देश के अंदर, सुनिए अभी एक और चीज, इंद्रजीत गिल ने अभी क्या कहा था, वर्ल्ड बैंक के हैं, उन्होंने बोला देश के लिए कहते, पहली बात तो कल ही एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने बोला कि 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ता है इस देश के अंदर कैसे, तो वो कोई सुधार नहीं करेगा कि उस 80 करोड़ रुपए के लोगों के लिए कैसे इंप्रूवमेंट की जाए। एक और बात, 2022 के अंदर आपने देखा कि पर कैपिटल देश के, अभी वर्ल्ड बैंक ने बोला कि अमेरिका की $37,683 जो इनकम थी पर कैपिटल, और भारत के अंदर 2393 पर कैपिटल इनकम है, लेकिन उसके ऊपर कोई सुधार की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है देश के अंदर इस सुधार की जरूरत? और वही चीजें अगर देश के अंदर, और पर कैपिटा इनकम में तो सिंगापुर, ब्रुनेई जैसे देश आगे हैं ना। आप समझ नहीं रहे, ये विषय चुनाव सुधार का है। आप समझिए, आप इसमें जो चीजें ला रहे हैं वो अलग है। नरेश भाई, मैं इसमें टोकता नहीं हूँ, पर डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो गया है। आपने ये बातें क्यों नहीं पूछी? रुकिए एक सेकंड, आर्थिक सुधार पे हम चर्चा नहीं कर रहे। ये जीएसटी पे चले गए। बस एक सेकंड आ रहा हूँ बस। ओंकार जी एक चीज बताइए पर साथ जाने के, क्योंकि वो तो कह रहे हैं इससे क्षेत्रीय दल कमजोर होते हैं भाई। म्यूट है शायद। वरुण जी आवाज आ रही है? आ रही है। वरुण जी, कौन क्या सोचता है इससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर राष्ट्रीय हित में है तो हम तब इसका समर्थन करने के लिए तैयार हुए हैं, क्योंकि एक बात तो तय है, हर 3 महीने के बाद कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, और पूरा देश हमेशा चुनाव में ही ग्रस्त रहता है। चुनाव आयोग में ही सारी की सारी जिम्मेवारियां पड़ी रहती हैं, प्रशासन भी इसी में जुटा रहता है। अगर इससे देश के धन और समय की बर्बादी बचती है तो हम इसके फेवर में हैं। अगर हम देखेंगे इसका नुकसान होने जा रहा है तो इसके अगेंस्ट हो जाएंगे। आज हमें लग रहा है कि इससे देश की बचत होगी, देश का फायदा होगा, ये फैसला राष्ट्रीय हित में है, इसलिए हमने इसका समर्थन किया। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। प्रोफेसर विदुर रावल, आपने सुना विद्रोही जी और नरेश शर्मा क्या कह रहे थे। पॉइंट ये है कि परिस्थितियां 1960 1962 के बाद जो ये बदलाव हुआ वैसी अब है नहीं। कुछ ना फोन कर, फोन नहीं चुका। देखिए, मुझे नहीं समझ आया कि ये क्यों मानते हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी कि पहले कांग्रेस नैतिकता पर चलती थी, अब अनैतिक हो गई है, या पहले के मुकाबले अब कांग्रेस जो है धन और दौलत पर जो है केवल राजनीति करते हैं। मुझे नहीं पता है ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन खैर अगर कह रहे हैं तो कांग्रेस के नेताओं को विवेचना करनी चाहिए और ठीक करना चाहिए, अपना आचरण ठीक करना चाहिए। नोट नहीं मिला करेंगे, नोटों की मशीनें खराब नहीं हुआ करेंगी कांग्रेस के नेताओं के घरों पे जब छापे पड़े तो। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोई भी ठोस कारण उसका विरोध करने का नहीं बता पाए। वो समय समय तक ये बताते रहे और गोल गोल घूमते रहे, बहुत समय खा गए डिबेट का ये कहते हुए कि भाई ये 29 में होगा या 34 में होगा, लेकिन सिद्धांतिक तौर पर इन प्रिंसिपल आपका विरोध क्या है वो आपके दर्शकों को नहीं समझा पाए। आप केवल यू आर ओपोजिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ ओपोजिशन ना, आप विरोध केवल विरोध के वास्ते कर रहे हैं और कोई कारण नहीं है। फिर इन्होंने कहा कि भाई आम सहमति से हो, ये भी एक तरह का ब्लैकमेल ही है। वैसे आम सहमति बनाएगी सरकार, अब तक भी बनाती रही है। जेपीसी की भी बातें कहीं हमने मीडिया के कॉर्नर्स में सुनी है, और शायद कल ऐसी बात जो है सदन में आ ही जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप कहकर ये कह रहे हैं कि पहले हमारे पास आओ, यानी कि आपका सिद्धांतिक कोई विरोध नहीं है, आप अपनी ईगोज में बैठे हुए। और इसलिए मैं फिर से आज जो है ओंकार सिंह की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल की तारीफ करता हूं। उनके पास कोई सहमति जताने नहीं आया, और वो अकेला दल नहीं है, दूसरे भी। आपने तो कहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रीजनल पार्टीज जो है बर्बाद हो जाएंगी। अरे रीजनल पार्टी भी सपोर्ट कर रही हैं, आप इस फूफत के भाव में बैठे हुए, अपने मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं।
लेकिन मुझे एक दो चीजें जो है जरूर मुझे टिप्पणी करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत लंबा बोले वेद प्रकाश जी। उन्होंने कहा कि आदर्श स्थिति अलग होती है, वास्तविक स्थिति अलग होती है। देखो ये एक माइंड सेट है, क्योंकि आप दोयम दर्जे के लोगों को अपने नेता बनाते हो, इसलिए आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत लो है। इसलिए आप सोचते थे कि 370 तो टूट ही नहीं सकता, 370 का तो मामला ही कुछ और है, टूट गया। आप ये सोचते थे कि पाकिस्तान के आकर आतंकवादी हमारे शहरों पर हमला करते रहेंगे, लेकिन हम उसका कुछ प्रतिकार नहीं कर पाएंगे और ये हमले ये बस दस्तूर चलेंगे, इसको हमें अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। अब नहीं इस प्रकार हो रहा। कश्मीर से बाहर आतंकवाद को मोटे मोटे तौर पर रोक दिया गया। आप तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टों को लागू करने के खिलाफ लिख कर गए थे, बोले व्यवहारिक नहीं है। हमने आकर पहली कैबिनेट में जो है महत्वपूर्ण सिफारिशें कर ली। स्वामीनाथन जी ने अपने जीते जी ट्वीट कर भी हमें धन्यवाद कर दिया, एक आर्टिकल भी लिखकर धन्यवाद किया। तो जो आपकी सोच से भी परे है ना, यही बात मैंने शुरू की थी। आपके लिए जीएसटी भी दूर की कौड़ी थी, लेकिन हमने करके दिखाया। क्यों? क्योंकि पहली बात, हम यहाँ पर सत्ता का लाभ लेने के लिए नहीं बैठे, केवल सत्ता में केवल राजा राजा रह जाए, जैसे कांग्रेस की स्थिति रही, कुछ भी करके राज करना है, देश का विभाजन करके भी राज करना है, देश में आईएमडीटी जैसा घटिया कानून लगाकर घुसपैठियों को बुलाकर उनको लीगलाइज करके भी वोट बनाना है, बस देश में गंदा तुष्टीकरण करके भी राज करना है, लेकिन बस राज करना, और राज में करना कुछ नहीं है। हम ये नहीं सोचते। मोदी जी का जो मिशन आप देख रहे हैं, या अटल जी का पहले देख रहे थे, हम सुधार चाहते हैं, हम देश के मानवीय के जीवन में सुधार चाहते हैं, और उसके लिए हम क्रांतिकारी कदम तक उठाते हैं। और आपने ठीक कहा कि भाई, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ये बात कही थी, इसके लिए किसी ने चिट्ठी पत्री नहीं लिखी थी। जिला कार्यालयों में, जिला मुख्यालयों पर आकर डीसी को ज्ञापन किसी को नहीं, किसी ने नहीं किया था, फिर भी कर रहे हैं। और आप तो कह रहे हैं कि इस चुनाव में बीजेपी को लाभ होगा, अगले में कांग्रेस को हो जाएगा, फिर भी कर रहे हैं। तो ये तो आपके लिए सोचने का विषय है ना, कि आपको हर चीज में विरोध क्यों करना है। क्या आप कभी कभी जो है अपने कद से ऊंचे उठकर, राजनीति से बेहतर होकर, कभी अटल जी की तरह नहीं खड़े हो सकते कि आज सारा देश इंदिरा बन जाएगा। कभी अटल जी की तरह जाकर भारत की सरकार को यूनाइटेड नेशन में डिफेंड करने नहीं। वरुण जी, एक जो है इन अपने आम आदमी पार्टी वाले भाई ने बड़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए, 1 नेशन 1 रोड टैक्स होना चाहिए, वो क्यों नहीं हुआ, वो करो, फिर ये करो। फिर 1 नेशन 1 जीएसटी पर भी सवाल खड़ा कर दिया। मैंने पूछा कैसे, वो बता नहीं पाए। फिर उसके बाद जब आपने ये बड़ा प्रॉब्लम लगती है कि अब आप क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते हैं? हाँ, लगा तो रहा हूं मैंने कहा तो ये विषय नहीं है। देखा, यही तो वो प्रॉब्लम है ना, कि अगर ये मैंने वही तो कहा, ये विषय नहीं है। उसके लिए एक चीज के लिए नहीं, ऐसे नहीं, आराम से सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो आराम से। तो भाई धमका के क्या बात कर रहे हो? आराम से बात करो, आराम से। सवालों के जवाब हो रहे हैं। मैं वरुण भाई से आराम कर रहा था, उसका जवाब आराम से बात करो। आप भी आराम से बात कीजिए, सवालों का आराम से जवाब बात देने के लिए करिए, बैठे आराम से, हैं। सब आराम से बात करिए, प्लीज प्लीज। नहीं, ऐसे नहीं, प्लीज। जिस तरह से बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। बदतमीजी करने के लिए बात जवाब सबको मिली है। अरे वरुण जी, रुकिए एक सेकंड। भाई, मैंने कहा वो आर्थिक सुधार है, ये चुनाव सुधार है। हाँ वरुण जी, मैंने अब तक कोई भी आपत्तिजनक बात कही नहीं। अभी तक तो मैं रिपीट कर रहा था। मैं रिपीट करते करते मैं बीच में बोलने लग गया, क्या मतलब है इसका? कंप्लीट करिए जल्दी से, मैं सबको मौका दे रहा हूँ, फिर वापस एक बार कंप्लीट करिए। बोलूंगा, ध्यान से सुनो क्या बोलने वाला हूँ। हाँ, अब जैसे ही आपने आज के विषय पर पूछ लिया, जो व्यक्ति पता नहीं कहाँ का 1 नेशन, ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, जैसे ही आपने मुद्दे की बात पूछी कि क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन के फेवर में आप, ना बाबा ना, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। इनको 80 करोड़ लोगों को राशन देना चुभता है। मैं नरेश शर्मा को कहता हूँ, नरेश शर्मा को चुनौती देता हूँ आपके टीवी पर, कि ये अभी दिल्ली के चुनाव में जा रहे हैं ना, दिल्ली के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में दें कि अगर गलती से दिल्ली वाले इनको तीसरी बार चुन लें तो ये 1 नेशन 1 रेट जो राशन कार्ड है उसको खत्म करेंगे, और दिल्ली के अंदर जितने इस 80 करोड़ में लोग आते हैं, इस सच मत कीजिए ना, कोई और बात कह रहा हूँ, और चैलेंज दे रहा हूँ। सुनिए क्या चैलेंज दे रहा हूँ आपको। आप अपने घोषणा पत्र में डालिए कि हमारी गलती से सरकार बन गई तो दिल्ली में जितने लाभ पात्र हैं उनको राशन देना बंद करवा देंगे। ठीक है, उनके जीवन में और तरह का सुधार करेंगे। सर समापन प्लीज, एक मिनट और देना जल्दी। एक और झूठ बोला जल्दी। इन्होंने कहा हमने 1 MLA 1 पेंशन किया। कहाँ किया? जहां इनकी पहली बार सरकार बनी, पंजाब में, जहां इनका सरकार बनने से पहले अस्तित्व नहीं था। दिल्ली में जहां 3-3, 4-4 MLA जो है 3-3, 4-4 पेंशन ले रहे हैं, इंक्लूडिंग केजरीवाल 4-4 पेंशन ले रहा है, और उनका प्रवक्ता एक पेंशन लेते हैं, एक
पेपर लेके ठीक है, आइए, अब रुक जाइए, दिखाइए बस पेपर, रुक जाइए। जनता के बीच जा रहे हैं। अब रुक जाइए, आज आपका नेता खड़ा होकर दिल्ली के अंदर बात कर रहा है कि ठीक है, अब रुकिए, अब रुकिए, अब रुक जाइए, बस 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 सर, समय नहीं है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, तुम लोग ठीक है, अब वेद प्रकाश विद्रोही जी से मेरा सवाल है, बस रुकिए रावल साहब, रुक जाइए, अब रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए विद्रोही जी। अब क्योंकि समय थोड़ा कम है, मुझे 1 मिनट में बताइएगा, जैसे आपने 2034 तक का जिक्र किया कि संभावनाएं वहां तक दिखती हैं, तो तैयारी तो पहले ही होती है ना, जैसे ओलंपिक वाले तय कर देते हैं कि अगला ओलंपिक यूएस में होगा, उससे अगला कहां होगा, क्रिकेट वर्ल्ड कप अगला तो मेरे ख्याल से अगला वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है, उससे अगला इंडिया और नेपाल मिलकर करेंगे, तो बहुत पहले तैयारी करनी पड़ती है ना। देखिए वरुण जी, भाजपा वाले तो विषय से भटकाते हैं, मैंने उस भटकाव की तरफ ही इशारा किया था। जीएसटी का मुद्दा ये ले आए, अब राशन का ले आए, दिल्ली का ले आए, जबकि इनको ये मालूम नहीं है कि दिल्ली में राशन भी केंद्र की सरकार की अनुमति बगैर नहीं मिलता, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए इधर उधर की बात ना करें, मैं ये कह रहा हूं। बस सीधा पॉइंट पे। दूसरी बात, हाँ मैंने टू द पॉइंट ही, मैंने उसकी 2 पक्ष आपके सामने बहस के लिए रखे थे। आपने जब मेरे से पूछा था विरोध का, मैंने क्या कहा था कि भाई इससे अलगाववाद बढ़ेगा, साफ कहा था मैंने, आतंकवाद बढ़ेगा, संघीय ढांचा कमजोर होगा, क्यों जब आप जो रीजनल एक्सप्रेशन है उनको दबाओगे और उनकी हिस्सेदारी नहीं होगी, वो कमजोर होंगी, तो स्वाभाविक है अलगाववाद क्यों बढ़े हैं देश के अंदर। नहीं, ये तो फैक्ट है ना कि हर 3 महीने में चुनाव होते हैं देश में। नहीं होते हैं, वो क्यों हो रहे हैं, वो हो क्यों रहे हैं, ये भी तो आप सोचिए ना। वो इसीलिए हो रहे हैं कि बार बार दल बदल, आगे भी होंगे। आगे क्या है, अब आगे का सुन लीजिए इस बिल का। या इस बिल में क्या प्रावधान है कि यदि राज्यों के अंदर इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो दोबारा चुनाव होगा और उसका कार्यकाल उस 5 साल के बीच का जितना बचेगा वही होगा। अब ये बार बार चुनाव क्यों हो रहे हैं, क्यों दल बदल करवाए जा रहे हैं, सरकारें तोड़ी जा रही हैं, तब और आसान होगी सरकारें तोड़ना राज्यों की। क्यों होगी कि आपको पता हो कि खरीदो और कहो भाई चुनाव होगा, पैसा भी लो और तुमको टिकट भी देंगे 2.5 साल के लिए। चलिए ठीक है, अब समय नहीं है मेरे पास, मुझे एक छोटा इंटरवेंशन चाहिए। ये नहीं, सुन लीजिए ना, ये कहना क्यों विरोध कर रहे हैं, मैंने पहला पक्ष बताया था दोनों, इसकी व्यवहारिकता क्या है, व्यवहारिकता क्या है। अब मैं इस बिल का बता रहा हूँ विरोध क्यों हो रहा, वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। राज्यों के अंदर इतनी अस्थिरता पैदा होगी कि जिसके पास पैसा होगा और दिल्ली की सत्ता होगी वो तोड़ेंगे और जनादेश को नहीं मानेंगे। तो इसके प्रमाण आपके पास मौजूद है। नरेश शर्मा, मोदी जी ने 9 राज्य सरकार 9 जनादेशों का उल्लंघन किया है पिछले 10 साल। अरे सर, देश के राष्ट्रपति रशिया गए हुए थे और बिहार में सरकार गिरा दी गई थी। 12 बजे रात को कैबिनेट बुलाकर, वो भी इतिहास है। कह रहा हूँ सर, वो भी है, मैं इनकार कर रहा हूँ। मैंने इनकार नहीं किया है। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने कांग्रेस के जमाने में गलतियां नहीं, मैं कभी इनकार कर रहा हूँ। बस ठीक है ना, आप बहस हो रही है, दुर्भाग्य है कि आप हमेशा जब भी बहस होती है बीजेपी को उदाहरण नहीं बताते। अरे सर, आप बीजेपी में सवाल उठा रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कांग्रेस ने भी ऐसा किया है। आप कमाल करते हैं विद्रोही जी, आपकी भी आदत हो गई है। आप जब बीजेपी में सवाल उठाते हैं तो मैं बताता हूँ आपके समय में भी ऐसा हुआ है। तो आपको बुरा क्यों लग जाता है, आपको बुरा क्यों लग जाता है? एक और तो आप कहते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ कांग्रेस ने ऐसा किया। एक बार आवाज नीचे करिए विद्रोही जी। एक तो ना ये आदत समझ नहीं आती, पहले तो आप कहते हैं हाँ मैं मानता हूं ऐसा किया, फिर कहते हैं हमें बता क्यों रहे हो भाई। अरे आपको मैं उदाहरण तो दे रहा हूं, आप जब बीजेपी पे सवाल उठा रहे तो बता रहा हूं कि आपकी सरकारों ने भी ये किया है, आपकी सरकारों ने भी ये किया है, तो बता तो रहा हूं मैं आपको। आपने बीजेपी से सवाल उठा लिया, बहुत अच्छी बात है, तो सर आप ये क्यों कह रहे हैं कि हमें आईना मत दिखाइए, हमें मत बताइए हमने अपने टाइम में क्या किया था, फिर ये भी कहते हैं कि हाँ मैं कब इनकार कर रहा हूं। ये क्या बात हुई? नरेश भाई मुझे बताएं। अरे सर आप पूछेंगे ना उनसे, तो उनसे आप पूछ तो रहे हैं, आप पूछेंगे। अरे आप पूछेंगे ना, आपको लग रहा है भाई, आपको लग रहा है वन नेशन वन इलेक्शन आने से ये सरकारें गिराएंगे, तो सरकारें तो पहले भी गिर रही थी, सरकारें पहले भी गिर रही थी। विद्रोही जी, नरेश शर्मा एक मिनट रुकिए, नरेश शर्मा, विद्रोही जी रुक जाइए बस।
उनके ऐसे म्यूट मत करिए, आवाज नीचे करिए। नरेश शर्मा एक सेकंड, नरेश शर्मा भाई, वन नेशन वन इलेक्शन अभी आना संभव नहीं है, लेकिन बीजेपी अपनी पिच तैयार कर रही है। नहीं, बिल्कुल पिच तैयार कर लेने दीजिए। पिच के ऊपर गड्ढे भी यही खोदते हैं और पिच के ऊपर खेलना भी नहीं आता है। मैं आपको ये बताऊं, सबसे पहले मैन पावर की बहुत जरूरत पड़ेगी। इनके ये जो करंट के जो लोकसभा चुनाव हुए उसके अंदर 7 चरण के अंदर चुनाव 20 लाख हुए देश के ईवीएम अंदर। की जगह 40 लाख ईवीएम चाहिएंगी। एक मिनट सुन लीजिए, हाँ। ईवीएम की भी जरूरत पड़ेगी। एक ईवीएम के लिए खुद सोचिए कि ये जो 3 बार यूज कर सकते हैं और 15 साल लाइफ होती है, और उसके लिए सिर्फ उसके बाद से फिर ईवीएम खरीदनी पड़ेंगी इनको। ये सारा बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर इसके लिए लाखों की बजट की जरूरत पड़ेगी। पोलिंग बूथ के लिए आप ये देखिए कि कितनी, पहले बताइए, प्राइवेट हाथों में देना चाहते हैं क्या इलेक्शन को भी? जैसे इन्होंने अपने एयरपोर्ट को अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया, सिर्फ उसी तरह से ये इलेक्शन को भी प्राइवेट लोगों के थ्रू, क्योंकि जो ड्रग्स आती है वो भी अडानी के एयरपोर्ट पे वो पोर्ट के ऊपर आती है। आपने देखा कि जो प्राइवेट जितने भी, सुनिए ये यही तो इलेक्शन में मैन पावर की, मशीनों की जरूरत पड़ेगी, ये विषय आपने ठीक उठाया है, फिर आप उससे डाइवर्ट हो गए ना। नहीं, डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं? ये मैं तो बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ कि उतनी वीवीपैट चाहिएगी, 20 लाख वीवीपैट भी चाहिए। अडानी और अंबानी को देना चाहते हैं, चुनाव भी वही करवाएंगे, देख लें देश के अंदर। आज सब्जी भी वही बेचते हैं, फल भी वही बेचते हैं, कपड़े भी वही बेचते हैं, सब कुछ देश के अंदर। वो चुनाव भी वही होगा। चुनाव आगे आगे खत्म। चलिए सर, समय नहीं है मेरे पास, मैं माफी चाहता हूँ, मैं आगे समय नहीं दे पाऊंगा, माफी चाहता हूँ। 10 सेकंड जल्दी से ओंकार जी कुछ कहना चाह रहे तो जल्दी से 10 सेकंड लीजिए। नहीं, विधु रावल कुछ कह रहा हाँ 10 सेकंड लीजिए, फिर ओंकार जी के पास आऊँ जल्दी से। अच्छा, वरुण जी देखिए, जब डिबेट शुरू हुई, प्रकाश जी की बात से भी सहमत हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन के नुकसान भी हो सकते हैं। मैंने पहले कहा कि अगर सरकार दुर्भावना से काम ना करे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। और मैं नरेश शर्मा जी की बात से भी सहमत हूँ कि इसके लिए बहुत मेहनत, बहुत मैन पावर और ईवीएम की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब कंडीशन तो यही है ना, पहली सरकार दुर्भावना से काम ना करे, दूसरी सरकार प्रॉपर तैयारी के साथ इसको लागू करे, ताकि कहीं भी इसका अरे इतनी ईवीएम बनवाने में 2-3 साल लग जाएंगे। हाँ जी रावल साहब, जल्दी से 10 सेकंड बस। देखिए मैं स्वागत करता हूँ, इनके साथ देने का। लेकिन उससे ये जब डिबेट शुरू हुई थी तो वेद प्रकाश जी ने शुरू किया था कि नेहरू जी बड़े ईमानदार हैं, नेहरू जी बड़े नैतिक हैं और राहुल गांधी जी अनैतिक हैं। और डिबेट नहीं ऐसा नहीं कहा उन्होंने, करते बोलने लग गए। नहीं, उन्होंने कहा राजनीति पहले नैतिक थी, अब नहीं रही। ये इनकी आदत है, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। कर देते हैं। ये क्या तरीका है? मैं बड़ी मुश्किल से अपना समय परसेप्शन क्रिएट कर बीच में बोल रहे हैं। देखिए, फिर बीच में बोल रहे हैं। देखिए, आप कांग्रेस से चले जाइए कांग्रेस। देखो, इन्होंने कहा कि नैतिक बड़े नैतिक हैं और राहुल जी नैतिक नहीं है। बाद में डिबेट खत्म करते हुए कहने लगे कि नहीं नेहरू जी भी नैतिक नहीं थे, नेहरू जी भी नैतिक नहीं थे, पहले सरकार तोड़ी जाती, प्लीज नहीं पहले सरकार तोड़ी जाती। ऐसा नहीं कहा उन्होंने अपनी आपत्ति जाहिर की है, उनको लगता है उन्होंने अपनी आपत्ति जाहिर की है। आईएनएलडी ने आपको समर्थन किया है, आम आदमी पार्टी ने स्टैंड बड़ा क्लियर किया है। समय इतना ही था। आप चारों मेहमानों के जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप लोग ने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।